नमस्कार दोस्तों। सीकर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए नए टॉपिक के साथ जो है आपके सामने आए हैं और ये जो नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिसर्च। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसर्च आपके जो है यूजीसी नेट में और यूजीसी नेट, उसके अलावा जो कॉलेज लाइब्रेरियन और कॉलेज जो प्रोफेसर है, उन सभी में ये महत्वपूर्ण तो और रिसर्च है उसका अगर आपको ज्ञान होगा तो जो पीएचडी वगैरह जो आगे के आपके जो कोर्स हैं उसमें भी आपके जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ जो है हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले जो है मैं आपको जो है ये यूनिट जो आपके दिया गया है रिसर्च का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिएगा, ये जो रिसर्च का जो यूनिट दिया गया है आपके सिलेबस में, ये आपके जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के 5 यूनिट में जो है इस रिसर्च टॉपिक को जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। पेपर फर्स्ट के 5वें जो टॉपिक है उसमें आपके रिसर्च को जो यूनिट है इसको दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, इस जो यूनिट जो 5 है पेपर फर्स्ट का, उसमें जो है आपको जो रिसर्च के बारे में जो देखना है, उसमें जो आपके सिलेबस में डाल रखा है उसमें सबसे पहले रिसर्च का कॉन्सेप्ट डाल रखा है। अर्थात कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा, की रिसर्च की अवधारणा क्या होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके पर्पज, क्या पर्पज हो सकते हैं रिसर्च के, रिसर्च के कार्य क्या हो सकते हैं, स्कोप क्या हो सकता है, एंड इथिक्स, टाइप ऑफ रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं रिसर्च 2 प्रकार का होता है, उसके टाइप का भी हम अध्ययन करेंगे, एक बेसिक रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च। ध्यान रखिएगा, रिसर्च 2 टाइप का होता है, एक बेसिक और एक अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों रिसर्च के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो रिसर्च मेथड है उनका अध्ययन भी हम जो है आगे की क्लासों में करेंगे। रिसर्च मेथड में हम आपको बताएंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, और डेल्फी पद्धति। कई बार नेट में भी डेल्फी के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल एंड जो डेल्फी पद्धति का जो रिसर्च है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव जो है इसके बारे में भी हम जो आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे, जो आपके पेपर जो फर्स्ट है उसके 5वें यूनिट में दिया गया है। इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक है वो है आपका रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च डिजाइन का, कि रिसर्च को कैसे डिजाइन करते हैं, एक रिसर्च को कैसे तैयार किया जाता है। जब कोई शोधार्थी जो है थीसिस या डिसर्टेशन लिखता है तो अपने रिसर्च को कैसे डिजाइन करता है, ठीक है ना। तो जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन करते समय रिसर्च के सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है, शोध में कौन सी समस्याएं आती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसे साहित्य खोज कहते हैं, साहित्य खोज के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। फॉर्मुलेशन जो है आपके सिलेबस में है, रिसर्च प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में है, हाइपोथेसिस जो है वो भी आपके सिलेबस में है। हाइपोथेसिस के बारे में भी हम जो है गहनता से अध्ययन करेंगे। हाइपोथेसिस में फार्मूलेशन क्या होता है, टाइप एंड टेस्टिंग क्या होती है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, और सैम्पलिंग मेथड की क्या टूल्स और टेक्निक होती है, इसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। सैम्पलिंग मेथड के भी क्वेश्चन बहुत बार नेट वगैरह की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सैम्पलिंग के बारे में भी बताएंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेथड ऑफ डाटा, कि डाटा का जो है क्या मेथड हो सकता है, क्या मूड हो सकता है, उसका कलेक्शन, ठीक है ना। उसके अलावा क्यूरीज जो है, उसके बाद में इसको बोलते हैं भाई प्रश्नावली। क्यूरीज प्रश्नावली ये एक मेथड होता है जो रिसर्च में काम आता है। प्रश्नावली किसके काम आता है, जो रिसर्च करता होता है वो अपने शोध को सत्यता की ओर ले जाने के लिए जो है क्या करता है, प्रश्न करता है। किससे,
प्रश्नों का प्रयोग करता है, प्रश्न उत्तर से जो है अपने जो तथ्यों तक पहुंचता है। इसके अलावा जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार, अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से भी जो है रिसर्च करता जो है अपने शोध को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा है ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं जांच पड़ताल, जिसको कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा लाइब्रेरी रिकॉर्ड और स्केल्स, इनका भी जो है आपके सिलेबस में दिया है। और चेक लिस्ट कि किस तरह से जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड है उसको स्केल पैमाने पे कैसे नापते हैं और उसका चेक आउट कैसे करते हैं, उसकी लिस्ट के बारे में भी हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड इंटर प्रेजेंटेशन का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में यहाँ दिया है। डाटा एनालिसिस एंड इंटर प्रेजेंटेशन का सिलेबस है, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। देखिए, प्रेजेंट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई चीज अच्छे से प्रेजेंट होती है तो बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे जैसे मान लीजिए कोई चीज फेंक के दी जाती है या कोई चीज अच्छी से प्रेजेंट की जाती है तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। तो डाटा एनालिसिस एंड इंटर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल मेथड और उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट है उसके 5 यूनिट में दिया है स्टैटिकल पैकेज, स्टैटिकल पैकेज, जिसमें आपके जो है स्पाइड सीट के बारे में दिया गया है। इसका भी हम अध्ययन करते हैं, कई बार जो है परीक्षा में इसके बारे में प्रश्न आया है। इसके अलावा SPSS, बिग सेल, इसके अलावा आर स्टैटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में भी हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आपके पेपर फर्स्ट के जो 5 यूनिट में दिया है वो रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, राइटिंग और साइटेशन, उदाहरण उसके टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है रिसर्च का, उसकी राइटिंग और साइटेशन टूल्स कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है और उसकी स्टाइल क्या हो सकती है, उसका कंटेंट क्या हो सकता है, उसकी गाइडलाइन क्या हो सकती है और गाइडलाइन की स्टाइल क्या हो सकती है। पुनः देख लीजिएगा, रिसर्च रिपोर्ट और राइटिंग के अंदर साइटेशन टूल, स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट, गाइडलाइंस, स्टाइल के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो है मैनुअल्स जो के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनुअल्स, ऑनलाइन साइटेशन क्या है, ऑनलाइन साइटेशन के कौन से टूल्स हैं, कौन सी टेक्निक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स है, इसको के बारे में हम पढ़ेंगे। एंटी जो है प्लेरिज्म टूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटी प्लेरिज्म के बारे में जानते होंगे आप कि प्लेरिज्म जो है वो क्या करता है कि अगर कोई शोधकर्ता शोध कार्य करता है, कोई शोधकर्ता शोध कार्य करता है तो उसने दूसरे की नकल कितनी परसेंट की है, दूसरे की नकल कितने परसेंट की है, उसकी जांच करने के लिए जो है एंटी प्लेरिज्म टूल्स काम में आता है। ये भी आपके नेट में कई बार प्रश्न आता है। और जो भी व्यक्ति जब कोई शोध कार्य करता है और अपनी जो थीसिस तैयार करता है तो वो उसकी जांच करता है कि जो मैंने लिखा वो कहीं पहले किसी और ने तो ज्यादा कॉपी नहीं कर रखी। तो ये क्या करता है कि ये एंटी प्लेरिज्म टूल्स है, अगर कहीं से आपने किसी दूसरे लेखक की लाइनों को लिया है तो वो उसको रेड कर देगा और वो बता देगा कि इसमें कितनी परसेंट नकल हुई है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एवल्यूएशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, यानी रिसर्च रिपोर्ट का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि वो किसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं आगे की क्लासों में भाई। इसके अलावा जो है मैट्रिक स्टडीज इन, हम मैट्रिक्स स्टडी इन लिस्ट बिब्लियोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साइंसोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो है एल्टीमेट्रिक्स के बारे में जो है आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर्स, जनरल्स, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स। इस इम्पैक्ट फैक्टर क्या प्रभाव डालते हैं, एक जनरल्स, एक इंस्टीट्यूशनल संस्था और ऑथर, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें एच इंडेक्स है, एच इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, बहुत बार प्रश्न आते हैं एच इंडेक्स के। और एच इंडेक्स के अलावा जी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जी इंडेक्सिंग क्या होती है और I10 इंडेक्सिंग क्या होती है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिनके बारे में जो है आगे की क्लासों में आप जो है देखेंगे। इसके अलावा ट्रेंड इन लाइब्रेरी,
ट्रेंड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च कि जो है क्या ट्रेंड हो सकता है किसका, इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च का। ये जो है ये सिलेबस आपके यूनिट 5 में जो है दिया गया है, ठीक है ना। तो यूनिट 5 का जो पेपर फर्स्ट है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं और आज इसकी पहली क्लास है। आपको जो है जनरली सीधी भाषा में मैं बताऊंगा कि ये रिसर्च होता क्या है और ये रिसर्च किस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना। इसकी क्या क्या टेक्निक होती है, रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और एक एक रिसर्च कब संपादित हो सकता है, रिसर्च शब्द का अर्थ क्या होता है, रिसर्च शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है, रिसर्च शब्द के फंक्शन क्या हो सकते हैं, उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कार्य क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिसर्च या शोध, जो आपके कॉलेज पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 में दिया गया है, इसके बारे में हम जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च रिसर्च के अंदर जो हम आज की क्लास है उसमें कॉन्सेप्ट, रिसर्च का कॉन्सेप्ट, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का कॉन्सेप्ट की रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग अर्थ क्या होता है, रिसर्च के कार्य क्या हो सकते हैं, रिसर्च के पर्पज क्या हो सकते हैं, उद्देश्य, और रिसर्च का स्कोप क्या होता है, लक्ष्य, इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो ये रिसर्च के संबंधित जो है आपके यहाँ दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे कि भाई रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे कार्य करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शोध, कॉन्सेप्ट ऑफ शोध यानी रिसर्च क्या है, इसके बारे में देखिएगा आज की क्लास हम लेंगे। और जनरली जो बेसिक बातें हैं रिसर्च के बारे में वो हम आज को समझाते हैं। आज आपको बताते हैं कि बेसिकली रिसर्च की जो जनरली बातें होती हैं वो क्या होती हैं, रिसर्च किसको हम कह सकते हैं उसके बारे में आप देखिएगा। जैसा कि इसके नाम से ही आपके सिलेबस में दे रखा है कॉन्सेप्ट या शोध की अवधारणा, ठीक है ना। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट शब्द में जो रिसर्च है, क्या है, रिसर्च है भाई ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के शब्द रिसर्च से, अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा के शब्द रिसर्च से, आंग्ल भाषा के शब्द रिसर्च से हिंदी भाषा का, कौन सी भाषा का भाई, हिंदी भाषा का शोध बना है, हिंदी भाषा का शोध शब्द बना है। अगर आपसे पूछ ले कि शोध शब्द है जो हिंदी भाषा का है वो किससे बना है, तो अंग्रेजी भाषा के या आंग्ल भाषा के रिसर्च शब्द से हिंदी भाषा का शोध शब्द बना है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का शोध शब्द की जो अंग्रेजी होती है वो होती है आपकी रिसर्च, ठीक है ना। और रिसर्च का जो है शब्द का अनुवाद ये होता है कि जिसका अर्थ होता है बार बार, रिसर्च शब्द का अर्थ होता है बार बार, ध्यान रखना, रिसर्च शब्द का अर्थ होता है बार बार, रिसर्च शब्द का अर्थ होता है बार बार। अगर हम इसका विभाजन करें, अगर हम विभाजन करें तो इसके विभाजन दो होते हैं, रिसर्च के विभाजन दो होते हैं। एक होगा आर ई, आर ई, और एक होगा एस ई ए आर सी एच, आर ई और एस ई ए आर सी एच, दो अर्थ होंगे रिसर्च के। आर ई है, इसका अर्थ होता है पुनः, दोबारा या बार बार, रिपीट जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है पुनः। क्या अर्थ होता है आर ई का, पुनः, दोबारा, बार बार, पुनः, दोबारा, बार बार। किसका अर्थ होता है भाई, री का, पुनः, दोबारा, बार बार, इसका अर्थ होता है री का। और सर्च, सर्च का अर्थ होता है खोज, अनुसंधान, शोध, अन्वेषण। क्या हो सकता है, एक हो सकता है खोज, एक हो सकता है अनुसंधान, एक हो सकता है अन्वेषण, अन्वेषण।
उन्हें देख लीजिएगा कि जो रिसर्च आंग्ल भाषा का शब्द है उससे हिंदी भाषा का शोध बना है, और जो रिसर्च शब्द है उसके दो टुकड़े होते हैं, एक री और एक सर्च। रिसर्च जो री होता है उसका अर्थ होता है पुनः, दोबारा या बार बार, और जो खोज शब्द है उसका होता है, रिसर्च शब्द है उसका होता है खोज, सर्च का ही होता है, अनुसंधान सर्च का ही होता है, और अन्वेषण भी सर्च का होता है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं। रिसर्च के री और सर्च दो टुकड़ों में बटा। री का अर्थ पुनः, दोबारा या बार बार, और सर्च है उसका खोज, अनुसंधान या अन्वेषण हो सकते हैं। अब जो बात की जाए शोध की, तो शोध में दो गुणों की प्रधानता होती है भाई। शोध में दो गुणों की प्रधानता होती है कि जो है शोध के, यदि पूछ ले कि शोध के भौतिक गुण कौन से हैं, आपसे पूछ ले कि शोध के भौतिक गुण कौन से हैं, तो भौतिक गुण शोध के दो होते हैं। शोध के भौतिक गुण, कि शोध के क्या भौतिक गुण हो सकते हैं, एक रसायन गुण होते हैं और एक भौतिक गुण होते हैं। तो शोध के कौन से भौतिक गुण होते हैं, तो शोध के दो भौतिक गुण होते हैं, एक होता है अवलोकन और एक होता है परीक्षण। एक होता है अवलोकन और एक होता है परीक्षण। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर पहली क्लास आपके समझ में आई तो आगे की भी समझ में आएगी। आपसे पूछ ले कि शोध के कौन से भौतिक गुण होते हैं, तो आप बताएंगे कि शोध के दो भौतिक गुण होते हैं, एक होता है अवलोकन और एक होता है परीक्षण। अवलोकन और परीक्षण, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अवलोकन होता है उससे हमारा तात्पर्य घटना के पीछे छिपे कारणों को देखा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षण से मतलब है घटना के पीछे छिपे कारणों को जानना। घटना के पीछे छिपे कारणों को जानना। छिपे कारणों को जानना। आपसे पूछ ले कि परीक्षण का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे कि घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को जानना ही क्या है, परीक्षण है, ठीक है ना। और इस विधि में समस्या का हल करने के लिए तथ्य एवं सामग्री का संकलन किया जाता है, ठीक है ना। तथ्य एवं सामग्री क्या क्या होता है, संकलन किया जाता है। घटना के पीछे छिपे कारणों को जानने के लिए तथ्य वह आंकड़ों का संकलन। तथ्य व आंकड़ों का संकलन किया जाता है, ठीक है ना। घटना के कारणों को जानने के लिए तथ्य या आंकड़ों का संकलन किया जाता है, किसके अंदर भाई, कि जो है परीक्षण के अंतर्गत, ठीक है ना। और इनमें अनेक प्रविधियां जो है का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें अवलोकन की, तो अवलोकन में क्या होता है, ठीक है ना। अवलोकन में क्या होता है, अवलोकन में साक्षात्कार, अनुसूची एवं अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार, अनुसूची एवं अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें अवलोकन में क्या होते हैं कि साक्षात्कार का जो है प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार या अन्य विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य विधि जैसे सैंपलिंग मेथड हो सकता है, इसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन हो सकता है, पर्सनावली हो सकती है, आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। और इस विधि को विकसित करना अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस विधि का जो है क्या किया जाता है, किसी
उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः देख लीजिएगा कि आपको मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर ये आपके अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि जो शोध है वो अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो शोध है, अगर अगर अंग्रेजी शब्द रिसर्च देखें तो रिसर्च के दो टुकड़े हुए हैं, एक री और एक सर्च। री होता है, उसका अर्थ होता है पुनः, दोबारा या बार बार, और सर्च का अर्थ होता है खोजना, अनुसंधान करना या अन्वेषण करना। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो अगर हम इस रिसर्च को मिला दे तो पूरे रिसर्च शब्द या शोध शब्द का अर्थ होता है बार बार। क्या अर्थ होता है? बार बार। अब बार बार इसका अर्थ होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि री का अर्थ हो गया पुनः, दोबारा, और बार बार, और खोज, अनुसंधान या अन्वेषण। बार बार क्या? खोज, अनुसंधान या अन्वेषण, बार बार। ठीक है। फिर शोध के दो भौतिक गुण होते हैं, एक होता है अवलोकन और एक होता है परीक्षण। अवलोकन में क्या करते हैं हम कि अवलोकन में साक्षात्कार विधि, सैंपलिंग विधि, जिसको अंतर्दश कहते हैं, अंतर्दश विधि, सैंपलिंग विधि, साक्षात्कार विधि या प्रश्नावली विधि आदि किसी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। ठीक है। यानी लोगों से पूछते हैं, अवलोकन करते हैं। और ये अवलोकन क्यों किया जाता है? ये कोई अपना निश्चित उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही किससे पूछ लिया। इसका निश्चित उद्देश्य होता है, और निश्चित उद्देश्य को लेकर जो है अवलोकन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि शोध के जो भौतिक गुण है उसमें अवलोकन क्या है कि अवलोकन किसी जो मेथड है, टूल्स है, किसका आपके रिसर्च का, उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो साक्षात्कार या अन्य विधि है, और ये किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा भौतिक गुण परीक्षण है, परीक्षण में क्या होता है कि घटना के पीछे जो कारण छिपे हैं उनका पता किया जाता है कि भाई घटना के पीछे कौन से कारण छिपे हैं, उनका पता करते हैं, और उनके घटना के पीछे छिपे कारणों को जानने के लिए तथ्य या आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। किसके अंदर? रिसर्च के अंदर। ठीक है ना? तो ये कार्य जो है इसके अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होता है, इनमें मिलता है क्या भाई रिसर्च में? तो रिसर्च का अगर आपसे पूछ रहे एक शब्द में कि रिसर्च का उद्देश्य क्या है, तो समस्या का हल निकालना। एक शब्द में अगर आपसे पूछ ले कि रिसर्च के बारे में बताओ, रिसर्च हम क्यों करते हैं? समस्या का हल निकालना। तो रिसर्च का उद्देश्य है समस्या का हल निकालना, ये एक शब्द में है, निकालना। ये आपके रिसर्च का उद्देश्य है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं शोध के अर्थ की। तो शोध के अर्थ की हम बात करते हैं कि शोध का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो शोध का अर्थ देखिएगा कि शोध का क्या अर्थ होता है। तो शोध का अर्थ होता है कि ज्ञान की, ध्यान दीजिएगा भाई, ज्ञान की, शोध का अर्थ होता है ज्ञान की किसी शाखा, कोई भी ज्ञान की शाखा हो सकती है। ठीक है ना? जैसे ज्ञान की हिंदी की शाखा हो सकती है, ज्ञान की दर्शन की शाखा हो सकती है। उदाहरण बता रहा हूँ, ज्ञान की जो है आपकी गणित की शाखा हो सकती है, ज्ञान की आपकी फिजिक्स की शाखा हो सकती है। तो कोई भी ज्ञान, ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्य और नवीन विचार, ध्यान रखिएगा दो चीजें, ज्ञान की किसी भी शाखा की, ज्ञान की कोई भी शाखा, ज्ञान की कोई भी शाखा जिसमें क्या नवीन तथ्य, एक तो नवीन तथ्य, नवीन तथ्य, नवीन तथ्य, तथ्य, विचारों, विचारों या अवधारणाओं, या अवधारणाओं, ध्यान रखिएगा, अवधारणाओं, अथवा सिद्धांतों।
अथवा सिद्धांतों के लिए अपनाई गई कैसी प्रक्रिया? क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है भाई? आपकी अनुसंधान है। अगर आपका वो अनुसंधान का अर्थ पूछ ले तो आप लिखेंगे कि ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों, विचारों या अवधारणाओं अथवा सिद्धांतों, ज्ञान की किसी भी शाखा के नवीन तथ्यों, विचारों या अवधारणाओं अथवा सिद्धांतों के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है जी? वो आपकी शोध या अनुसंधान है। क्या है? शोध या अनुसंधान है। शोध या अनुसंधान है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। नवीन तथ्यों, विचारों, अवधारणाओं अथवा सिद्धांतों के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया, किसमें? ज्ञान की किसी शाखा में। ठीक है ना? तो यहाँ ही मैंने इसका अर्थ लिखा है। शोध का अर्थ होता है ज्ञान की किसी शाखा में नवीन तथ्यों, विचारों, अवधारणाओं अथवा सिद्धांतों के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया ही शोध या अनुसंधान है। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो आपके सामने आई कि ज्ञान की चाहे कोई भी शाखा हो, उसमें क्या होते हैं? नवीन तथ्य, नवीन विचार, नवीन अवधारणाओं को यदि क्या किया जाए? क्रमबद्ध रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका अनुसंधान बन जाता है। अब हम अनुसंधान की कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। तो देखिए, एक जॉर्ज ए लुंडबर्ग है, तो उन्होंने जो है इसकी परिभाषा दी है, किसकी? आपके शोध की। तो उन्होंने लिखा है कि अवलोकित तथ्यों का सुव्यवस्थित, ठीक है ना? अवलोकित तथ्यों का सुव्यवस्थित वस्तुपरक वर्गीकरण, सामान्यकरण और प्रमाणीकरण ही शोध है। तो जब भी आपको ये जॉर्ज ए लुंडबर्ग की परिभाषा पूछ ले तो इसने 3 चीजों को महत्वपूर्ण दिया है कि कोई तथ्य जो अवलोकित है, जो हमारे सामने है, हम देख सकते हैं, अवलोकित है, उस तथ्य को सुव्यवस्थित, वस्तुपरक, एक तो वर्गीकरण उसका, एक उसका सामान्यकरण और एक उसका प्रमाणीकरण। तीनों चीजें अगर हो जाएं तो वो आपका शोध बन जाएगा। वर्गीकरण का मतलब है उसका विभाजन या क्लासिफिकेशन करना, सामान्यकरण उसका उपयोग के लिए योग्य बनाना और प्रमाणीकरण उसे तथ्यों पर खरा परखना। ये तीनों चीजें अगर हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा? आपका शोध या रिसर्च बन जाएगा। अर्थात जॉर्ज ए लुंडबर्ग के अनुसार अवलोकित तथ्यों का सुव्यवस्थित एवं वस्तुपरक वर्गीकरण ही सामान्यकरण और प्रमाणीकरण ही शोध है। ठीक है ना? तो ये आप जो है देखेंगे कि भाई किस तरह से जो है ये किया गया है। तो अवलोकित तथ्यों का सुव्यवस्थित एवं वस्तुपरक वर्गीकरण, सामान्यकरण और प्रमाणीकरण ही शोध है। समझ में आई यहाँ तक आपके शोध के बारे में कि रिसर्च या शोध क्या होता है? इसके अलावा एक परिभाषा है जॉन वेस्ट की। तो हम देखते हैं कि जॉन वेस्ट जो है वो रिसर्च के लिए कहते हैं कि शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। अर्थात शोध एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है। बिल्कुल क्लियर। भाई शोध किया ही क्यों जाता है? शोध हमेशा किया ही नई खोज के लिए जाता है, क्योंकि अगर शोध नहीं होगा तो नए तथ्य हमारे सामने नहीं आएंगे। इसलिए शोध का जो मेन उद्देश्य है वो जॉन वेस्ट ने बताया है कि शोध जो है, शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है। ठीक है ना? तो जहां नई खोज करती है वहां आप समझिएगा जॉन वेस्ट है। जॉन वेस्ट कह रहा है कि शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है और उन खोजों को एकत्रित और संगठित करती है। ठीक है ना? और संगठित कर ज्ञान को विकसित करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है
अगर आपके सामने कहीं भी आ जाए तो आप पकड़ लेना कि जो नई शोध है वह प्रक्रिया है, शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो ज्ञान जो नई-नई खोज करती है और एकत्रित संगठित ज्ञान को विकसित करती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ शोध के कौन से गुण निकल के आए। पहला निकल के आया कि शोध, ध्यान से देखिएगा कि जो जॉन वेस्ट है उसके अनुसार शोध सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, शोध सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला गुण तो ये निकल के आया। भाई शोध का क्या निकल के आया कि शोध किसको कहेंगे कि शोध एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, शोध नई नई खोज करता है। शोध या रिसर्च क्या करता है, नई नई खोज करता है। शोध नई नई खोज करता है, कभी पुराना नहीं होता भाई, रिसर्च हमेशा नया होता है, इसलिए सूचना के प्राथमिक स्रोतों में इसे हमेशा रखा जाता है। जब आप जो है सूचना के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और सूचना के स्रोतों के प्रकार पढ़ेंगे, रंगानाथन के अनुसार 4 पढ़ेंगे, या सूचना प्राथमिक द्वितीय पढ़ेंगे, या सूचना प्राथमिक द्वितीय तृतीय पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि सूचना के प्राथमिक स्रोतों में रखा जाता है रिसर्च को, ठीक है ना। तो शोध नई खोज करता है या करती है, शोध नई खोज करती है हमेशा। ये कौन कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपका जॉन वेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या करता है, ज्ञान को संगठित और एकत्रित करती है। ज्ञान को संगठित व एकत्रित करता है। संगठित व एकत्रित करता है। एकत्रित करता है। ज्ञान को संगठित व एकत्रित करता है और ज्ञान को विकसित करता है। ज्ञान को विकसित करता है, कौन करता है जी, शोध करता है, ज्ञान को विकसित करता है। ये कार्य आपका शोध करता है। तो जॉन वेस्ट कहता है शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है और एकत्रित संगठित ज्ञान को विकसित करती है। उसके अनुसार जो परिभाषा के अनुसार जो अर्थ निकल के आया वो ये आया कि शोध सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, शोध नई नई खोज करती है, ज्ञान को संगठित व एकत्रित करती है और ज्ञान को विकसित करने का कार्य जो है शोध करती है। ये कौन कह रहा है, जॉन वेस्ट कह रहा है जी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो पीएम कुक है, उसने रिसर्च शब्द की निम्न विशेषता बताई है। पीएम कुक के अनुसार रिसर्च शब्द की देखिएगा, पीएम कुक साहब क्या कहते हैं रिसर्च के लिए कि पीएम कुक है, उन्होंने रिसर्च की निम्न विशेषता बताई है। पीएम कुक ने जो रिसर्च की विशेषता बताई है वो है, उन्होंने कहा है कि जो रिसर्च है, रिसर्च जो शब्द है RESEARCH, जो रिसर्च शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, ये किसने बताया है भाई, पीएम कुक ने बताया है। पहला बताया है आर के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है ना, रेटिनल वे ऑफ थिंकिंग, रेटिनल वे ऑफ थिंकिंग अर्थात चिंतन का तर्क युक्त रास्ता, चिंतन का तर्क युक्त रास्ता। चिंतन का तर्क युक्त रास्ता, किसका तर्क युक्त रास्ता, चिंतन का तर्क युक्त रास्ता, तर्क युक्त रास्ता किसके अनुसार, आर के अनुसार। आर क्या कहता है भाई कि आर कहता है कि रेटिनल वे ऑफ थिंकिंग यानी चिंतन का तर्क युक्त रास्ता। फिर इन्होंने ए के लिए बताया, ए के लिए बताया एक्सपर्ट एंड एक्सेप्टिव जो है ट्रीटमेंट, और इसका होता है विशेष और सांगोपांग प्रक्रिया पादन, विशेष प्रक्रिया
उत्पादन। विशेष प्रक्रिया की स्थापना। विशेष प्रक्रिया की स्थापना ई। ठीक है। और फिर बताया एस सर्च ऑफ सोल्यूशन समस्या के समाधान को खोजना। सर्च ऑफ सोल्यूशन समस्या के समाधान को खोजना। सर्च खोजना, समाधान खोजना, सॉरी, समाधान खोजना। समाधान खोजना ये कौन कहता है जी? एस कहता है। एस का मतलब होगा सर्च ऑफ सोल्यूशन, समस्या का समाधान खोजना। उसके बाद में आता है ई, और ई का मतलब होता है एक्सटेंस यानी यथार्थता। एक्सटेंस यथार्थता, यथार्थता। ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हो गया विश्लेषण। एनालिसिस यानी विश्लेषण। और उसके बाद में आ गया एनालिसिस के बाद रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्यों में संबंध। तथ्यों में संबंध, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, तथ्यों में संबंध। तथ्यों में संबंध। ध्यान रखिएगा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका पीएम कुक। कौन कह रहा है? पीएम कुक। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल रिकॉर्डिंग। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन या केयरफुल रिकॉर्डिंग। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन या केयरफुल रिकॉर्डिंग का मतलब होता है आपका आलोचनात्मक अवलोकन या सतर्कता लेखन। सतर्कता लेखन, आलोचनात्मक अवलोकन या तो आलोचनात्मक अवलोकन। भाई जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक किसी जो है रिसर्च की जांच नहीं होगी। ठीक है ना? क्योंकि एक प्रसिद्ध दोहा मिलता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। अर्थात जब तक कोई जो शोध है उसकी आलोचना नहीं होगी तब तक वो सत्यता के नहीं सर नहीं जाएगा। और एक केयरफुली रिकॉर्डिंग यानी सावधानी पूर्वक जो है लेखन। सावधानी पूर्वक लेखन, यहाँ रिकॉर्डिंग का अर्थ है लेखन। सावधानी पूर्वक लेखन, लेखन करना या किसी शोध को रिकॉर्ड करना। ठीक है जी। अब बचा आपका एच, होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ये रिसर्च का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ईमानदारी और कठिन मेहनत। ईमानदारी और कठिन मेहनत। ईमानदारी और कठिन मेहनत। और कठिन मेहनत। ध्यान रखिएगा, जो ये रिसर्च शब्द है, 8 अक्षर का जो रिसर्च शब्द है उसका जो अर्थ बताया गया है वो ये बताया गया है कि आर जो है, आर किसको बताता है? रेटिनल वे ऑफ थिंकिंग को बताता है, अर्थात चिंतन का तर्कयुक्त रास्ता बताता है आर। ई बताता है विशेष प्रक्रिया का जो है स्थापना यानी एक्सपर्ट एंड एक्सट्रैक्टिव ट्रीटमेंट। एस बताता है समाधान खोजना, अर्थात सर्च ऑफ सोल्यूशन, समाधान खोजना। आपका ई बताता है एग्जेक्टिवनेस अर्थात यथार्थवाद। ए बताता है एनालिसिस अर्थात विश्लेषण। आर बताता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स अर्थात तथ्यों में संबंध। और सी बताता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन
अर्थात आलोचनात्मक अवलोकन या केयरफुली रिकॉर्डिंग, सावधानी पूर्वक लेखन या रिकॉर्ड करना। और एच होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग बताता है ईमानदारी और कठिन मेहनत, और इनसे मिलकर आपका शब्द बनता है क्या? रिसर्च। और ये रिसर्च के जो मायने बताए हैं वो बताए हैं पीएम कुर्क ने। ठीक है ना? तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि पीएम कुर्क ने रिसर्च के निम्न मायने बताए हैं। तो देखिए आज की क्लास में आपने समझा कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च को जो है कैसे कार्य करता है रिसर्च। ठीक है, अब रिसर्च से रिलेटेड कुछ थ्योरियां आपको मैं बताता हूँ। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की क्या नीड हो सकती है, क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी जो है आज हम देखेंगे। ठीक है ना? पर्पज ऑफ रिसर्च की, रिसर्च के क्या पर्पज हो सकते हैं, रिसर्च की क्या नीड हो सकती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिसर्च हम क्यों करते हैं भाई? रिसर्च जो है नवीन ज्ञान को खोजा जा सके, तथ्यों का परीक्षण किया जा सके, आने वाली पीढ़ी को काम आ सके। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि उनका मूल्यांकन, तथ्यों का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है ना? तो जो रिसर्च की जो नीड है वो सबसे पहली है विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक। पहला क्या है? विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक। विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक। विज्ञानों की प्रगति में सहायक कैसे भाई? कि शोध विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायता कैसे करता है? सहायक। एक कहावत मिलती है कि ऐसा लोगों की किंवदंती है कि भाई हमारे देश ने तरक्की की, खासकर जो है हथियारों के क्षेत्र में। तो उसके लिए एक उदाहरण मिलता है कि जो गांधी जी थे वो गोली से मरे थे, उसके बाद में जो इंदिरा गांधी है वो मशीन गन से मरी थी, और उसके बाद जो राजीव गांधी मरे थे वो बम से उनकी मृत्यु हुई थी। अगर तीनों को हम देखें तो हम गोली से कहाँ तक आ गए? बम तक। और गोली से जो बम तक हम आए हैं उसको वहां तक हमें किसने पहुंचाया है? वो रिसर्च ने पहुंचाया है। अगर हम नए नए परीक्षण, नए प्रयोग नहीं कर पाते तो आज भारत चांद पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है उसकी शुरुआत इन लोगों ने की है। जैसे हम अगर बात करें रिसर्च की, तो आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ, आपके लिए मोटिवेशनल भी है और महत्वपूर्ण भी है। आपने जो राइट ब्रदर्स हैं उनका नाम सुना होगा, राइट बंधु, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का, एरोप्लेन का उन्होंने आविष्कार किया था। और उन्होंने जब ये बात लोगों को बताई कि भाई जो है हम एक ऐसी लोहे की तस्तरी बना रहे हैं, उसको तस्तरी कहते थे, हम एक ऐसी लोहे की तस्तरी बना रहे हैं जो हवा में उड़ेगी। तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये हवा, जो लोहे की तस्तरी है वो हवा में कैसे उड़ेगी, ये तो पागल हो गए हैं। अर्थात उनको लोग क्या समझती थी? उनको पागल समझती थी। जब उनको उड़ाने का दिन आया तो उन्होंने क्या किया? एक जो है पूरा का पूरा मैदान, जिसको आप स्टेडियम कह सकते हैं, पूरा का पूरा स्टेडियम चुना, पूरी जनता को इनवाइट किया और पूरी जनता को उन्होंने बुलाया। अधिकतर लोग ये देखने आए थे कि देखते हैं यह पागल, पूरे पागल हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसको पता करने के लिए बहुत से लोग वहां आए, और वो बहुत से लोग थे वहां इकट्ठे हो गए। अब उनकी वो तैयारी चल रही थी, किसको? वो उड़ाने की। और पब्लिक चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि ये नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, ऐसी हुटिंग कर रही थी, पब्लिक नारे लगा रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और वो आकाश में अचानक उठी वो लोहे की तस्तरी और आकाश में उड़ने लगी, तो पूरी जनता चारों तरफ देखने लग गई और नारे लगाने लगी, नहीं थमेगी, नहीं थमेगी, नहीं थमेगी। तो ये क्या है? ये जो प्रक्रिया है, ये जब व्यक्ति कोई शुरुआत करता है, जब भी कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो शुरू में वो आलोचना का शिकार जरूर होता है। ये चीज रिसर्च में ही होती है। आज हम देखिए, जैसे हमने परमाणु परीक्षण किए पोखरण में, तो वो क्या था? वो एक शोध ही था, वो एक अनुसंधान ही था, हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान था।
ठीक है ना? तो विभिन्न विज्ञानों की प्रगति, अगर हम अनुसंधान नहीं करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो शोध है, उसका सबसे पहला कार्य है कि ये विभिन्न विज्ञान हैं, चाहे वो आपकी फिजिक्स है, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री है, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स है, जो जितने विज्ञान है, उनकी विज्ञान में, चाहे बायोकेमिस्ट्री है, उनकी प्रगति में सहायक होता है आपका कौन? रिसर्च या शोध या अनुसंधान। ठीक है ना? क्योंकि इनके बिना जो है ये जो है ये विकसित नहीं हो सकता। ठीक है? दूसरा, ज्ञान के भंडार को विस्तृत करने में सहायक। दूसरा कार्य करते हैं, ज्ञान के भंडार को विस्तृत करने में सहायक। शोध क्या काम करता है भाई? कि ज्ञान के भंडार को विस्तृत करता है। भंडार को विस्तृत करता है। कौन करता है जी? शोध। शोध का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है कि ये ज्ञान के भंडार, पक्का ही है, तय ही है कि यदि कोई व्यक्ति शोध करेगा तो नए नए तथ्य, नए नए आंकड़े, नया नया ज्ञान निकल के सामने आएगा, और जब नया ज्ञान निकल के सामने आएगा तो नए नए ज्ञान के भंडार बन जाएंगे। इसलिए शोध का जो पहला काम है वो विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक, दूसरा काम है ज्ञान के भंडार को विस्तृत करना, और तीसरा कार्य है विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक। तीसरा कार्य है विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक। समस्याओं के समाधान में सहायक। में सहायक। जैसा कि आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? कंप्यूटर के कभी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, फिर सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है? आईसी का प्रयोग किया गया। तो ये क्या थे? ये अनुसंधान या प्रयोग ही थे, ठीक है ना? और आज हम धीरे धीरे उन समस्याओं से, अब जब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता तो कितने बड़े कंप्यूटर होते थे, कितनी बड़ी टीवी होती थी उस समय, आज वो छोटे आकार में आ गई है। तो वो किसके कारण सफल हो पाया है? वो आपके शोध के कारण ही सफल हो पाया है। तो पुनः देख लीजिएगा, शोध है वो विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक है, ज्ञान के भंडार को विस्तृत करने में सहायक है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में भी जो है सहायक है, ठीक है ना? शासन एवं प्रशासन के कार्यों में भी सहायक है। शासन एवं प्रशासन के कार्यों में भी सहायक है। शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सहायक। प्रशासन के कार्यों में सहायक। कार्यों में सहायक कौन है जी? शोध। शासन और प्रशासन जो कार्य करता है उसमें भी जो है शोध क्या होता है? आपका सहायक होता है, ठीक है ना? तो ये आपके थे नीड और जो है सॉरी इम्पोर्टेंस। और अब हम पढ़ते हैं इसके पर्पज, किसके पर्पज क्या थे। तो शोध के पर्पज को देखिएगा कि शोध के पर्पज क्या हो सकते हैं। तो हम आपको शोध के पर्पज बताते हैं कि शोध के पर्पज कौन कौन से हैं। शोध के पर्पज। शोध के पर्पज, पर्पज बोले तो इनको क्या कहते हैं भाई? शोध के उद्देश्य, कि शोध के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कि शोध के उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो इसका है समस्या का निर्धारण करना। पहला उद्देश्य है समस्या का निर्धारण करना। समस्या का निर्धारण करना किसका उद्देश्य है? शोध का निर्धारण करना। कि भाई आपसे पूछ ले कि शोध का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, ठीक है ना?
तो पहला पर्पस तो है समस्या का निर्धारण करना, दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, ठीक है ना, संबंधित साहित्य का अध्ययन करना। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना किसका उद्देश्य है? शोध का उद्देश्य, संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, अध्ययन करना। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है परिकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का मतलब होता है भाई हाइपोथेसिस। और आपको आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि जो हाइपोथेसिस या परिकल्पना होती है वो क्या होती है, कि जो शोध करता है वो किन किन जो है क्षेत्रों में कैसे अपना शोध को पूर्ण करेगा उसकी पहले कल्पना करते हैं, इमेज करता है। और वो इमेज करना ही आपका क्या है? परिकल्पना या हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। फिर करता है आपका, उसका अगला कार्य होता है तैयारी करना, तैयारी करना, तैयारी करना। भाई जब शोध करेगा तो उसकी तैयारी तो करेगा ही। अब उसने तैयारी कर ली, अब करेगा आंकड़ों का संग्रहण। फिर क्या करेगा? आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण करेगा। कौन करेगा? शोधकर्ता, कि आंकड़ों का संग्रहण शोधकर्ता द्वारा किया जाएगा। तो ये शोध के उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि रिसर्च के पर्पज क्या हैं। तो रिसर्च के पर्पज का जो चरण है, रिसर्च के पर्पज का जो चरण है उसमें सबसे पहला चरण है समस्या का निर्धारण। ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे पहले क्या करेगा, जब बंदे को यही नहीं पता, व्यक्ति को यही नहीं पता कि मुझे रिसर्च में करना क्या है, ठीक है, तो हमेशा वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि हमारे आसपास के माहौल में, आसपास की समाज में समस्या क्या है, और उस समस्या को वो अपना शोध या रिसर्च का विषय बनाएगा, ठीक है ना। तो पहला कार्य क्या करेगा? समस्या के जो है निर्धारण करेगा कि मुझे इसमें करना है। जैसे अभी सुधीर जी ने तय किया कि मुझे जो है भूगोल, जियोग्राफी में रिसर्च करना है। अब जियोग्राफी में इन्होंने, जियोग्राफी के तो लाखों टॉपिक होंगे, हजारों टॉपिक होंगे। अब इन्होंने फिर ये तय किया कि ज्यादा समस्या कौन से भाग में है, तो मैं उसको उसमें करूंगा। तो उस भाग को इन्होंने चुना। तो वो क्या है? समस्या का निर्धारण, कि हमें किस पे करना है। जैसे मान लीजिए लग जाए कि आज मान लो पुरुषों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। किसी व्यक्ति को लग जाए कि पुरुषों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बेचारे बर्तन मांजते हैं, घर का काम करते हैं, घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है, बेचारे परेशान हैं, दुखी पुरुष हैं। तो उसको ये लगा कि ये मेरे चारों तरफ क्या है, उसको समस्या नजर आ रही है। तो वो समस्या का सबसे पहले क्या करेगा? उसका निर्धारण करेगा कि मुझे इस समस्या पे कार्य करना है। तो पहला काम उसका क्या होगा कि वो उस समस्या का निर्धारण करेगा जी। सबसे पहले समस्या का निर्धारण करेगा कि मुझे इस क्षेत्र को चुनना है, एक काम हुआ। उसके बाद में वो क्या देखेगा कि ये जो मैंने देखी है, मेरे सामने समस्या देखी है, किसकी? बेचारे पुरुषों की। वो समस्या देखी है, तो उसके बारे में पहले तो किसी ने रिसर्च नहीं किया है, उसने किसी ने साहित्य नहीं लिखा है। तो वो अपने आसपास के ऐसे साहित्य को, चाहे वो कोई देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे किसी अन्य भाषा का हो, उस साहित्य को वो तलाशेगा, उस साहित्य को वो ढूंढेगा। और वो कभी भी वो नहीं लिखेगा जो उन्होंने लिखा है, उससे हटके थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपको पता है शोध क्या करता है? नई सूचना देता है। अगर वहीं से उठा के वो लिख देगा तो फिर वो शोध कैसा हुआ, ठीक है ना। तो उसका दूसरा काम क्या होगा? जब उसने समस्या का निर्धारण कर लिया, तब वो संबंधित साहित्य का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा कि बेचारे पुरुषों पे किस किसने लिखा है। तो ये उसकी दूसरी प्रक्रिया है, ठीक है। अब उसको भी पढ़ लिया, अब वो परिकल्पना करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा अपने दिमाग में। हाइपोथेसिस का मतलब है आदमी पहले कल्पना कर लेगा, यानी बोले तो कि मैं ऐसे ऐसे शोध करूंगा, ये चीजें लूंगा, पुरुषों की दुर्दशा को लेऊंगा, पुरुषों की शिक्षा को लेऊंगा, ठीक है ना, कितने घंटे बेचारे काम करते हैं, इन चीजों को लूंगा। तो ये सब चीजों को वो लेके चलेगा। तो वो क्या होगा आपका
परिकल्पना का निर्माण करना या हाइपोथेसिस बनाना। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। समस्या का निर्धारण करना कि मुझे किस पे शोध करना है, फिर उस पे किसने लिखा है उस साहित्य का अध्ययन करना, व्यू ऑफ लिटरेचर, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, और परिकल्पना का निर्माण होने के बाद तैयारी करना। अब परिकल्पना अब लग गए साहब खोल के बुक, अब मुझे रिसर्च करना है, तो अब जो है तैयारी करना। अब तैयारी करना है तो क्या ढूंढेंगे, आंकड़े ढूंढेंगे, और अंतिम चरण होगा आंकड़ों का संग्रहण करना। ये जो है रिसर्च के पर्पज हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिएगा आप, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए भाई, तो उनको भी देखिएगा कि रिसर्च में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न पहला है, रिसर्च शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था कि रिसर्च शब्द है, जो रिसर्च शब्द है CH, रिसर्च शब्द है, इसके जो है इसको हिंदी में बोलते हैं शोध। क्या बोलते हैं, शोध। ठीक है, और इसके दो टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े में एक री होता है और एक सर्च होता है। ये आपको बता चुका हूं, एक री होगा और एक सर्च होगा। ठीक, इसका अन्वेषण या आंकड़े होंगे और इसका पुनः और दोबारा होगा। ठीक है ना, पुनः होगा, इसके आंकड़े और अन्वेषण होगा। ये मैंने बताया आपको, अन्वेषण। ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया जाएगा, किसको, री और सर्च को, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुनः, दोबारा। ठीक है ना, पुनः, दोबारा या बार बार खोजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रिसर्च शब्द का क्या अर्थ है, तो बार बार खोजना रिसर्च शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक का इसका नंबरिंग गलत लग गया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन कहता है, नंबर 2 है ये, कि शोध में कौन से भौतिक गुणों की प्रधानता होती है। तो ये भी इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि शोध में कौन से भौतिक गुणों की प्रधानता होती है, अवलोकन, परीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि शोध के जो है भौतिक गुणों में 2 होते हैं, एक अवलोकन करना और एक परीक्षण करना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा से। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है 3 नंबर, जिसको 4 लग गया है वही गलती से, वो है आपका कि शोध का क्या महत्व है, शोध का क्या महत्व है। तो शोध के महत्व में मैंने बताया था कि विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक होता है शोध, विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक होता है शोध, ज्ञान भंडार की विस्तृत करने में सहायक है शोध, विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान में सहायक है शोध। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो ये हमने आज एक छोटी सी जो है रिसर्च की क्लास शुरू की थी। कल की क्लास में हम शोध के प्रकारों के बारे में बताएंगे आपको विस्तृत। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी से समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।